हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स भी लीगल चैनल में। तो आज का जो जजमेंट जो मैं बता रही हूँ, तो जब मैं पढ़ रही थी तो मेरा दिल बहुत बहुत खुश हो गया था, क्योंकि इस टाइप के जो जजमेंट होते हैं ना, यही हमारी जुडिशरी के ऊपर में जो ट्रस्ट होता है, लोगों का एक विश्वास होता है, उसको एकदम मजबूत करता है। ऐसे जजमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है जहाँ पे कोर्ट खुद अपने जो निचले कोर्ट है उनके अगर कोई गलत काम हो रहा है या सही तरीके से वो काम नहीं कर रहे, सही तरीके से प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको क्या सही तरीके से करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, एक रीज़न भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जुडिशरी के ऊपर भी वो विश्वास बढ़ जाता है। एज ए लॉयर जब मैं ये जजमेंट को पढ़ी थी, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर दिस जजमेंट ऑल्सो। है क्या यह जजमेंट? मैंने इतना गुणगान तो कर दिया जजमेंट के बारे में। वेल, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली बोला है हाई कोर्ट को कि आप कोई भी जजमेंट जो भी आप पास करते हो, बिना कोई रीज़न का, बिना कोई कारण दिए बिना आप बस डिसमिस कर दिया या फिर अलाउ कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको कारण देना होगा कि आपने जो भी डिसीजन लिया है वो डिसीजन आपने क्यों लिया है, किस लिया है और किस कारण से आपने लिया है। तो सुन के ही अच्छा लग रहा होगा लोगों को, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा केस डिसमिस हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता कि ये डिसमिस हमारा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा होता जजमेंट पढ़ने के बाद में। तो चलिए जानते हैं आज की इसी जजमेंट के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक से सब्सक्राइब करना बोलना पड़ता है, बोलना नहीं चाहिए, आप लोग खुद कर लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो केस टाइटल है, ये बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, कल ही हुआ था, ये वेडनेसडे को हुआ था। इसका नाम है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड एंड अदर्स वर्सेस सरोज मौर्य एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 3465 ऑफ 2023। दोबारा पढ़ लेती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ लिया था। स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर यूपी एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड एंड अदर्स वर्सेस सरोज मौर्य एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 3465 ऑफ 2023। इसका मैं डिटेल इस पर भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप जजमेंट चाहे तो पढ़ सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट नहीं है, हार्डली इस पर 15 या 20 नहीं, उससे ज़्यादा इस पर पैराग्राफ है, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा जजमेंट नहीं है, पढ़ सकते हैं। 2-3-4 पेज का ही है एक्चुअली ये। तो चलिए जानते हैं इसके फैक्ट्स ऑफ द केस, क्योंकि देखिए जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होता है कि मैं फैक्ट्स ऑफ द केस बहुत लिमिटेड केसेस में ही पढ़ती हूँ। वहाँ पे पढ़ती हूँ जहाँ पे हम जब इस जजमेंट को हम यूज़ करेंगे उस जगह पे अगर फैक्ट्स मैच करेगा तभी आप जजमेंट को यूज़ कर सकते हो। और ये वन ऑफ दो जजमेंट है जो टेक्निकल भी है 50%, साथ ही साथ में फैक्चुअल भी है। ये मतलब अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, कोई आपकी डिग्री आई हुई है या फिर आपको डिसमिसल ऑर्डर आपको मिला हुआ है सिविल सूट में या इवन अपील में भी, और वहाँ पे कोई रीजनिंग अगर नहीं मिल रही है तो आप इस जजमेंट को बाकायदा यूज़ कर सकते हो। इसीलिए इसका फैक्ट्स पढ़ना ज़रूरी है। तो फैक्ट्स इसका क्या है, उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट में फाइल किया था, पार्टी ने फाइल किया था, एक बैच ऑफ केसेस था, रिट पिटिशन था बेसिकली। ये बैच ऑफ रिट पिटिशन क्या होता है, जो सिमिलर टाइप्स के मैटर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़े नंबर्स पर, जैसे बिल्डर्स का केसेस हो गया है ना, या फिर लोन के केसेस हो गए, तो ये बैचेस में फाइल हो जाते हैं बेसिकली। तो इस पर जो हाई कोर्ट ने था उसने एक ऑर्डर पास कर दिया, ये बोलते हुए कि ये ऑर्डर को हम डिसमिस करते हैं, मतलब ये इस केस को हम डिसमिस करते हैं। अब आपने इस केस को क्यों डिसमिस किया, वो कहीं पे रीजनिंग इसमें नहीं लिखी हुई थी, और ये बात को लेते हुए पार्टी हाई कोर्ट पे आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट पे आ जाती है, और यही ग्राउंड लिया गया था कि ये जो जजमेंट पास किया था हाई कोर्ट ने बिना कोई रीजनिंग का पास किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। मुझे लगता है ये जो मैं अभी पैराग्राफ जो पढ़ने वाली हूँ जजमेंट से, हर एक जिनका भी केस चल रहा हो उनको तो सुनना चाहिए ही चाहिए। साथ में जो लॉयर्स हैं, खासकर जो जुडिशरी का अप्रोच करने वाले, जुडिशरी का अपना देने वाले हैं, उनको तो खासकर सुनना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ दो जजमेंट जो आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। जो उसकी रीजनिंग जो दी गई है उसको सुनिए। पैरा 3 से ही इसका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब पूरा अगर जजमेंट हम देखें तो पूरा रीजनिंग पर ही बोला गया है। We are of the opinion that in the absence of any reasoning in the impugned judgment, the same cannot be sustained. In this regard, we are benefited by the following observation made by this court in CCT versus Shukla and Brothers. ये और एक जजमेंट का रेफरेंस ले रहे हैं। उस जजमेंट में क्या बोला गया था, The relevant paragraph of the judgment are excluded herein above. उस जजमेंट का ये पैराग्राफ है, कौन सा, सीसीटी वर्सेस शुक्ला का आया है, उसके पैराग्राफ 23 का ये निकाला गया एक्सट्रैक्ट। वी आर नॉट वेंचरिंग टू कमेंट अपॉन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द कंटेंशन ऑफ द लॉ रेज बिफोर द हाई कोर्ट इन द प्रेजेंट पिटिशन, but it was certainly expected of the High Court to record some kind of reasons for rejecting the revision petition filed by the department at the very threshold.
केस सही था, केस गलत था, केस के मेरिट्स पे हम नहीं जा रहे, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं हाई कोर्ट से कि आप जो भी जजमेंट दे रहे हो, आप अगर रिजेक्ट भी कर रहे हो रिवीजन पिटीशन को, तो आप कारण तो बताओ आप किस लिए उसको रिजेक्ट कर रहे हो। ए litigant, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। ए litigant has a legitimate expectation of knowing reason for rejection of his claim prior. It is then alone that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. Beside this would be for the benefit of the higher or the appellate court, and as argument brings things hidden and obscure to the light of the reason. Reason judgment, where the law and factual matrix of the case is discussed, provide lucidity and foundation for conclusion or exercise of judicial discretion by the court. तो क्यों रीज़न देना चाहिए, इसका 2 पॉइंट कोर्ट ने बोला है। सबसे पहला चीज़, जो लिटिगेंट होता है, जिसने केस फाइल किया है, चाहे दोनों पार्टी के बारे में बोला गया है, उनका अधिकार होता है कि वो जाने कि किस रीजंस पे केस डिसमिस हुआ है या केस जीते हैं। एक तो एक लिटिगेंट्स का राइट होता है, तभी तो वो अपील कर पाएगा ना, तभी वो ग्राउंड लेके ऊपर अपील करेगा कि भाई ये जो ग्राउंड लिया गया था इस कोर्ट से वो गलत था। दैट इज़ वन। नाउ द सेकेंड वन, इवन जो हायर कोर्ट जो होते हैं, जो उसके ऊपर वाले जो कोर्ट होते हैं, अपीलेट फॉरम के जो कोर्ट होते हैं, वो भी तो जाने कि आपने किस कारण से केस को डिसमिस किया है, और उस ग्राउंड्स पे आर्गूमेंट्स होंगे, और आर्गूमेंट से ही एक्चुअल जो उसकी जो मैट्रिक्स होती है, चीज़ें जो होती है वो निकल के आती है, तभी तो वो सही तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। तो ये दोनों के लिए ही, इवन हायर कोर्ट्स के लिए और इवन वो लिटिगेंट्स, खासकर तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट लिटिगेंट्स मालूम होना चाहिए ना, मेरा केस भैया डिसमिस हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। अगर वो कारण गलत है तो मैं जाऊँगी ना ऊपर में, पर मेरे को आपने कारण ही नहीं बता रहे हो, आप बस एक लाइन में लिख दे रहे हो कि डिसमिस या अलाउड, तो क्या है मतलब पे कैसे ऊपर जाओ, किस ग्राउंड को लेकर जाओ। तो ये बात बोला कि दोनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद और एक बहुत अच्छी बात बोली गई है पैरा 24 ऑफ द CCT वर्सेस शुक्ला में, रीज़न इज़ द वेरी लाइफ ऑफ लॉ। मतलब जो लॉ क्या, लॉ इज़ नथिंग बट कॉमन सेंस हम बोलते हैं, हमारे लॉयर्स के बीच की बात होती है। व्हाट इज लॉ? लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। क्योंकि कॉमन सेंस क्या होता है, एक रीजनिंग होती है ना, आप ये काम क्यों कर रहे हो, इसका ये रीज़न इसलिए कर रहे हो। बिना रीज़न का अगर आप काम करो तो आप पागल कहलाओगे, राइट, क्योंकि वो बिना कोई रीजनिंग का काम कर रहा होता है। हम जितने भी काम करते हैं आप देख लो, उसका रीजनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम पानी पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, हमें प्यास लग रही है, एक रीज़न है ना, तभी तो पी रहे हैं, ऐसे तो ना पानी पे पानी पिए जा रहे हैं, राइट। सो दैट इज़ फॉर द लॉ जो बेस होता है वो पूरा रीजनिंग पे ही बेस होता है। व्हेन द रीजन ऑफ लॉ वन सीजेस, द लॉ इटसेल्फ जनरली सीजेस। अगर रीज़न ही खत्म हो जाएगा तो कानून भी खत्म हो जाता है। Such is the significance of reasoning in any rule of law, giving reason for the cause of justice as well as avoid uncertainty. As a matter of fact, it helps in the observance of the law present. Absence of reason, on the contrary, essentially introduce an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimension to the question. अगर रीजनिंग नहीं रहता कोई चीज़ का, तो एक तो वो चीज़ों पे अनसर्टिनिटी कर देता है, एक कन्फ्यूजन के स्टेटस क्रिएट कर देता है, साथ ही साथ भी एक अनसर्टिनिटी आ जाती है, और एक समझ में नहीं आ रहा था कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट की हो जाती है कि हो क्या रहा है। क्या हम लॉ तो हम बोल रहे हैं लॉ इज़ अबाउट द रीजनिंग, और यहाँ पे हम जब जजमेंट दे रहे हैं उस पर हम कोई रीजनिंग नहीं दे रहे, तो एक कॉन्ट्ररी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। पैरा 25 बोला गया है, वी वुड reiterate the principle that when reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of correction is in place and working. दिस इज़ वॉट मैंने शुरू के अपने जो इंट्रोडक्शन ऑफ जो मेरी वीडियो था उसमें बोला था कि जब हम रीज़न ही नहीं देंगे अपने जजमेंट का, तो पब्लिक को कानून के ऊपर में भरोसा कैसे आएगा। मतलब पब्लिक को भी तो जानना चाहिए कि अगर कोर्ट एक डिसीजन पे आया है तो हाँ सही किया कोर्ट ने, क्यों सही किया, वो भी कुछ लोग बोलते हैं ना, इस कारण से कोर्ट ने ये जो डिसीजन पे एकदम सही किया। बहुत बार हम बोलते हैं नहीं कोर्ट का डिसीजन नहीं, क्योंकि कोर्ट ने जो रीज़न दिया है लोग उसके साथ पे मान्य नहीं रखते, बोलते नहीं ये तो गलत रीज़न से कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, राइट। सो दिस इज़ व्हाट द पब्लिक जो सेंटिमेंट्स होता है या पब्लिक का जो ओपिनियन होता है वो डिपेंड करता है आपकी रीजनिंग के ऊपर, पर वो ट्रस्ट बिल्डअप करता है ना कि आपने जो रीजनिंग दिया है वो सही है या गलत है। एक प्रोसेस है जिसको फॉलो करना ही चाहिए। इट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ दैट करेक्शन प्रोसेस ऑफ जजमेंट शुड नॉट ओनली अपेयर टू बी इम्प्लीमेंटेड बट ऑल्सो सीम्स टू हैव बीन प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। रीजन फॉर एन ऑर्डर वुड इंश्योर एनहांस पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड वुड प्रोवाइड ड्यू सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर ऑफ जस्टिस अंडर अवर जस्टिस डिस्पेंसल सिस्टम। जो मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ही बोला था, एग्जैक्टली वही बातों वर्बटम बोला गया है कि लोगों के को भरोसा कहाँ से रहेगा जस्टिस सिस्टम में अगर आप रीज़न देना बंद कर देते हो। इट मे नॉट बी वेरी करेक्ट इन लॉ टू से दैट देयर इज अ क्वालिफाइड ड्यूटी इम्पोज अपॉन द कोर्ट टू रिकॉर्ड रीजंस। यहाँ पे कोर्ट को बहुत तीखे शब्दों में बोला गया है कि ये आपकी ड्यूटी है कि आप रीज़न रिकॉर्ड करोगे जब भी आप अपना ऑर्डर दे रहे हो। बिना रीज़न का आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते हो, ये आपकी ड्यूटीज़ में आती है। ये एक तरह का क्वालिफाइड रिक्वायरमेंट होता है कि आप करें, और ये बात सही भी है। जब जुडिशरी का एग्जाम जब बच्चे देते हैं तो वहाँ पे हम जब जजमेंट का आ जाता है, ये तो मतलब जब मेंस में जब आ जाते हैं तब जजमेंट राइटिंग का एक आता है, तो वहाँ पे आपको एक
पूरा एक पहला एक रहता ही रहता है जिसमें आपको रीजनिंग ही डालना है कि आप एक जजमेंट लिखे उसके रीजनिंग आप क्या दिए हो उसका, है ना। दैट्स बिकॉज दैट्स इंटीग्रल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जजमेंट का। मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर रीजनिंग नहीं है तो जजमेंट भी नहीं है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप किस हिसाब आधार पे आप पहुँचे वो आधार ही आप नहीं बता रहे हो तो कैसे होगा। लास्ट में our procedure law and established practice in fact impose unqualified obligation upon the court to record reason. There is hardly any statutory provision under the Income Tax Act or under the Constitution itself requiring record of reasoning in the judgment, but it is no more res integra and stands unequally settled by different judgment of this court, holding that the court and tribunal are required to pass reasoned judgment or orders. In fact, Order 14, Rule 2, read with Order 20, Rule 1 of the Court of Civil Procedure requires that the court should record finding on each issue, and such finding, which obviously should be reasoned, would form part of the judgment. In turn, would be the basis for writing a degree of the court. कोर्ट ने यहाँ बोला कि जितने भी ट्राइब्यूनल्स है और जितने भी फॉरम्स है, इवन कोर्ट्स है, उनको करना ही करना है, रीजनिंग के साथ जजमेंट देना है। यहाँ पे अपना सीपीसी आ ही जाता है। सीपीसी इज नथिंग बट बेस्ट थिंग कैन हैपन फॉर द सिविल दिस थिंग। मैं बोलूँगी कि इतना एग्जॉस्टिव है एक तो, और जितना कंप्लीट है अपने आप में, जिसका कोई हिसाब नहीं। बोला गया है यहाँ पे, लिया गया ऑर्डर 14 रूल 2 रीड विथ ऑर्डर 20 रूल 1 अगर हम देखें तो वहाँ पे जजमेंट राइटिंग की जब बात आती है बहुत क्लियरली यहाँ पे बोला गया कि आपके पास पे रीजनिंग होना चाहिए। आप जब जो जजमेंट लिख रहे हो उस पर आप रीजनिंग लिखोगे ही लिखोगे। हर एक इशू का ऊपर में आप अपना जो आप जजमेंट पे आए हो या डिसीजन पे आए हो उसका रीजनिंग आपको लिखना ज़रूरी है, तभी तो आप आते हो ना डिसीजन पे कि ये इशू इसके बेसिस इस प्लेंटिफ के लिए के फेवर में गया या इशू नंबर 2 जो डिफेंडेंट के फेवर में गया, क्यों गया वो भी तो आप लिखते हो। वो क्यों क्या वही तो रीजनिंग होती है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। एक थोड़ा सा हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे एक कॉन्फिडेंस को लेवल अप कर देता है, बिल्डअप कर देता है। आई रियली लाइक इट एंड और क्या ही बोलूँ ज़्यादा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।